जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। आज से मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है दोस्तों। जो 25 मार्क्स का हमारा जीडी में वेटेज रहता है मैथमेटिक्स का, जो 11th और 12th का मैथमेटिक्स है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आज सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को डिस्कस करेंगे। आखिर इसमें क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, द्विघात समीकरण बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, द्विघात का मतलब है कि x की पावर हमारी कितने तक रहेगी, 2 तक रहेगी, मतलब 2 तक रहेगी, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बोल देंगे। अब इस पावर से हमें क्या मतलब है, इस पावर से ये मतलब दिख रहा है कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी। जैसे बचपन में हम 3x प्लस 4 इक्वल टू 8 पढ़ते थे, तो यहाँ पर x की कोई एक ही वैल्यू लगाई जा सकती थी, तभी ये बात सेटिस्फाइड होती थी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 लगती थी। कैसे पता चलता, इसकी पावर से, अगर इसकी पावर 1 है तो वैल्यू 1 ही लगेगी, इसकी पावर 2 है तो वैल्यू 2 लगेंगी। यहां तक बात समझ में आ गया कि द्विघात क्यों बोलेंगे इसको। तो द्विघात इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें दो वैल्यू सेटिस्फाइड हो सकती हैं, 2 वैल्यू लग सकती हैं। इसमें 2 वैल्यू लगाने पर 0 आएगा। अब यहां पर हमें कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि भाई 2 पावर तक होनी चाहिए इक्वेशन। तो 2 पावर तक होनी चाहिए, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये वाली बात 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ax² वाला टर्म यहां पर होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। समझ गए दोस्तों, यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि इसमें 2 वैल्यू लगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब 2 वैल्यू निकलेंगी कैसे, आखिर वो 2 वैल्यू कौन सी होंगी, तो हम देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले x से डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड करोगे, सॉरी a से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, यही आएगा। अब a से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यहां तक बात कंफर्म हो गई। अब ये बन गई हमारे पास। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला रटवा दिया जाता है धाराचार्य वाला। क्या कहते हैं वो, कि इस टाइप की इक्वेशन के लिए x की वैल्यू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये रहती है x की वैल्यू। x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है दोस्तों, तो समझ में आ रही है कि इसकी एक वैल्यू क्या होगी, माइनस के b प्लस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस के b माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये रहेगी दूसरी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहां हमें ये समझ में आ गया कि इन दोनों वैल्यू को यहां पर लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये बात कंफर्म हुई कि 2 वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो इसको हम इस चैप्टर में अल्फा बोल देते हैं कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। मूल का मतलब क्या है, रूट, मतलब ये वैल्यू लगाने पर सेटिस्फाइड होगा। तो एक हमने अल्फा बोल दी, एक हमने बीटा बोल दी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे या फिर सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ये माइनस है। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 2b अपॉन 2a, तो 2 से 2 कट गया तो माइनस के b अपॉन a आ गया। मतलब यहां से ये चीज समझ में आ गई कि दोनों मूलों का योग कर रहे हैं तो माइनस के b अपॉन a आता है। अगर दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा,
दोनों को मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो ये a प्लस बी या a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो कुल मिला के हमारा c अपॉन a आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें यह भी पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो अल्फा की वैल्यू प्लस की मानी जाती है और बीटा की वैल्यू माइनस की है। अल्फा प्लस बीटा हमें समझ में आ गया, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये 99% बच्चों को पता होती है। तो आपने अलग क्या किया या हमने अलग क्या किया था, तो वो देखते हैं। यहां तक ये समझ में आ गया दोस्तों हमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब a 0 होना नहीं चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। कंडीशन समझ में आ गई। अब ये भी हमें समझ में आ गया कि अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के b अपॉन a और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन a। ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जाम के लिए हमें क्या चीज याद होना चाहिए, तो हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ये बात में पता होना चाहिए। तो निकालते कैसे वो एक बार जान लो। इसको हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस के 2 सी अपॉन ए। स्क्वायर लगा दो तो ये बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए। एलसीएम लेंगे तो a का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2ac। ये तो हमने प्रूफ कर दी चीजें। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अल्फा b का स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये तीनों बात आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या बात आपको याद रखनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आपको पता होना चाहिए। वो एक बार बस मोटा मोटा आइडिया लगा देते हैं आपको कि निकालना कैसे आखिर, ये तो आपको पता चल गई दोनों। इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसको रखेंगे तुरंत हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछता है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बात हमें पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा तो पता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता होना चाहिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे में डाउट होता है कि आखिर हमें प्लस की वैल्यू तो मालूम है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला आपको इसका साइन कन्वर्जन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके दिमाग पर रहना चाहिए हर वक्त कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रहता है। अब यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि इनके मूलों का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इनके वर्गों का मूल क्या होता है, इनके घन का क्यूब क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है सी अपॉन ए। मतलब मूलों का योग पता है, मूलों का गुणनफल पता है। अब मूलों के टर्म में समीकरण क्या होगा, मूलों के टर्म में इक्वेशन क्या होगा, तो आपने अभी पढ़ा है कि इसको a से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 होगा। अब आपको ध्यान से देखना है इस समीकरण में कि यहाँ पर b अपॉन ए आ रहा है, इधर c अपॉन ए आ रहा है, तो क्या ये बन सकता है इसमें, बिल्कुल बन सकता है। मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां से दिख रही है अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू यहां से दिख रही है अल्फा बीटा। तो ये समीकरण हमें समझ में आ गई कि जब हमें मूलों का योग और गुणनफल दे रखा होगा तो हम इस इक्वेशन को लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बोल देगा कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योग 5 दे रखा है और गुणनफल 6 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग दे रखा 5, तो 5x, दोनों का गुणनफल दे रखा 6, तो सीधा 6 इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम मूलों का नेचर देखेंगे कि मूलों के नेचर कैसे। मूलों का नेचर मतलब जो हमारी दो वैल्यू निकल के आई थी जिस इक्वेशन में जो सेटिस्फाइड होने वाली है वो आखिर कैसी है, वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, कैसी है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, क्या है, वो आज देखेंगे कैसे। ठीक है जी। जैसे हमने अभी धारा 4 वाला फॉर्मूला देखा था कि इसका x का मान क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बात हमें समझ में आई थी कि इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू ये आती है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें इससे पता कैसे चलेगा कि आखिर नेचर कैसा है कि नहीं। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू पता कैसे चलेगी कि आखिर ये कैसी है, रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स में जा रही है, किस में जा रही है। तो हम पता लगाएंगे किस चीज से, इस वाले चीज से, इससे b का स्क्वायर माइनस 4ac से, क्योंकि ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, और पहले ही बता चुके हैं a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सेटिस्फाइड है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है। लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलेगा कि आखिर रूट कैसा है। तो पता कैसे चलेगा, अगर इसकी वैल्यू प्लस है तो नंबर रियल आएगा, 0 है तो बराबर आएंगे, और छोटा है तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। कैसे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि अंडर रूट में कोई चीज जब नेगेटिव हो जाती है तो इमेजिनरी चली जाती है। जैसे क्या समझ में आया कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारा रियल हो जाएगा। रूट्स हमारे कैसे रहेंगे, रूट्स आर रियल, मतलब वास्तविक होंगे, रूट हमारे वास्तविक हो जाएंगे। दोस्तों समझ गए। अब इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे रूट क्या रहेंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला याद करा है कि अल्फा की वैल्यू माइनस के बी प्लस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। क्या होता है, माइनस का बी प्लस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या रहता है, माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इस वाली चीज को 0 कर रहे हैं, मतलब ये हमारा 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो माइनस का बी अपॉन 2 रह गया, यहाँ पर भी माइनस का बी अपॉन 2 रह गया। तो ये क्या हो गई, दोनों बात बराबर हो गई कि नहीं हो गई दोस्तों। तो हमें क्या ध्यान रखना है, b का स्क्वायर माइनस 4ac होने अगर 0 हो जाता है तो रूट हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, समान भी हो जाएंगे। हमें रटबादी आती है चीज के b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो बराबर होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, ये ऐसे बराबर होंगे। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0 के, तो बराबर कैसे हो गए, साफ दिख रहा है आपके सामने। एक रूल ये था, एक ये था, इसको 0 कर देंगे तो ये दोनों चीज बराबर हो गई, दोनों मूल बराबर हो गए। ठीक है। तीसरा केस क्या ध्यान रखना दोस्तों, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई है, 0 से छोटे होने का मतलब है कि नेगेटिव हो गई। जैसे मान लो यहाँ पर 3 आ गया माइनस के, 0 से छोटा है, तो ये क्या चला गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया, इमेजिनरी में चला गया। तो जब भी इससे छोटी वैल्यू होगी तो हमें क्या याद रखना है कि रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स में या इमेजिनरी में चले जाएंगे। तो हमने नेचर देख लिया कि आखिर मूलों पर जो मूल हमारे 2 निकल के आए हैं उनका नेचर कैसा रहेगा।
तो वास्तविक हो जाएगा, समान हो सकता है, असमान भी रहेगा और कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, काल्पनिक में भी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा वो आपने सब देख लिया है, तो आपको वीडियो को बार बार देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द से आ जाएगा। जब तक आपको इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना है। इसका हैंड नोट्स जो हमारे हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों।